माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय रूपाणी जी का, साथ ही में आईटीवी नेटवर्क के डायनामिक पर्सनालिटी सीएमडी श्री कार्तिकेय शर्मा जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मंच पर हमारे बीच है कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी नेटवर्क श्री सुधीर रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आईटीवी नेटवर्क के सीएम, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मंच पर हमारे बीच है कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी नेटवर्क श्री सुधीर रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आईटीवी नेटवर्क के सीएमडी आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी से हम विनती करते हैं कि गुजरात के प्रगतिशील राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भाई रूपाणी का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आईटीवी नेटवर्क, जो कि आप जानते हैं कि भारत में 56 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है और 6 प्रादेशिक चैनल, जिनमें गुजरात एक यहां पे चैनल भी है और इंडिया न्यूज गुजरात, इनकी ओर से आज ये कार्यक्रम है। पूरा 4 सेशन आप लोगों ने सुना अलग अलग विषयों पर, और अलग अलग विषयों पर यहां पे बहुत सारी भावनात्मक और पॉजिटिव चर्चाएं हुई। आइए हम विनती करते हैं आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी से, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जिनके पत्रकारित्व में तेजस्विता और ओजस्विता है, जो खुद उच्च आदर्शों को संजो करके कर्मयोग की मार्ग पर हमेशा हमेशा चलते रहे, ऐसे ऊर्जा सभर व्यक्तित्व के धनी आईटीवी नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर श्री सुधीर रावल से विनती है उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री सुधीर रावल। जिनके नाम से ही गौरव जन्म लेता है, जिसे पाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, और जिसने एक नहीं अनेक बार उसे पाया है, ऐसे विजय भाई रूपाणी आज हमारे बीच मुख्य मेहमान के रूप में हाजिर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समारंभ के अध्यक्ष और गुजरात के परम आदरणीय जन जन के हृदय में अपना स्थान अंकित करने वाले विजय भाई हमारे आईटीवी नेटवर्क के तेज तर्रार डायनेमिक पर्सनालिटी और मीडिया में काफी ख्याति प्राप्त करने वाले, हमारे लिए साउल एंड स्पिरिट, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं इसे, हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा जी। हमारी भी हाई कमांड होती है तो दिल्ली से पधारे हुए वरुण कोहली जी, राकेश गोपाल जी, पंकज भूटानी जी, उपस्थित मेहमान, अवॉर्डीज और सभी मेहमान के साथ साथ हमारी यहाँ इंडिया न्यूज गुजरात की जो टीम है, वो सबका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। विजय भाई, हम जानते हैं किस परिस्थिति में यहां आए, कितनी जिम्मेदारी है, कितनी समस्या के बीच आप प्रवृत्त रहते हैं और किन परिस्थिति में आप यहां आए। ये सबसे बड़ा गौरव का, बड़ा संतोष का, बड़ों का आनंद का अवसर ये हमारे लिए, आज का अवसर हमारे लिए भी आनंद का अवसर है, गौरव का अवसर है, हम सबके लिए भी है। मैं विजय भाई के बारे में एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने शपथ ली थी तब, और आज 1000 दिन के बाद एक जर्नलिस्ट के नाते, एक राज्य के नागरिक के नाते हमने जो देखा है, उनका जो गवर्नेंस, उनकी जो स्पीड में निर्णय लेने की क्षमता, और सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उनकी जो संवेदनशीलता है, निर्णयात्मकता है, प्रगतिशीलता है और गवर्नेंस की पारदर्शिता है। मुझे लगता है कि विजय भाई, आपने गुजरात के करोड़ों नागरिकों के हृदय में एक बहुत मजबूत स्थान बना लिया है, और यही कारण है कि हमें अभी लगता है, आपके एक साथीदार भी कह रहे थे जब आपने शपथ ली थी कि विजय भाई 10 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं उनके आत्मविश्वास को सराहता भी था और कुछ शंका भी थी, लेकिन आज 1000 दिन के बाद हम ये मेरे साथ अनेकों करोड़ों नागरिकों
ये कह सकते हैं कि आपका 1000 दिन, हमें लगता है ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। आपकी लंबी कारकिर्दी के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आईटीवी नेटवर्क के बारे में 2 लफ्ज कहना चाहूंगा। आईटीवी नेटवर्क पूरे देश के अंदर एक प्रगतिशील ऐसा मीडिया नेटवर्क है जिसकी हर रीजन में रीजनल चैनल बहुत है। इंग्लिश न्यूज एक्स चैनल है और हिंदी इंडिया न्यूज भी काफी अग्रसर है, और गुजरात की जो इंडिया न्यूज गुजरात चैनल है उसमें हमने सोचा है कि हम लोगों के लिए हमारी पत्रकारिता तो हो, लोगों की पत्रकारिता हो, और जैसे डेमोक्रेसी में के लोगों के द्वारा पत्रकारिता हो, सबका पब्लिक पार्टिसिपेशन करके हम यहां चलने के लिए उत्सुक है। आपका मार्गदर्शन भी हमें जरूरी है। तो पत्रकारिता के जो आदर्श है उस पर हम चलने के लिए आगे संकल्पबद्ध है। गवर्नमेंट की आज जो भी सिद्धियां हैं उसके बारे में भी हम यहां कोशिश करेंगे। आज हमने पैनल डिस्कशन भी किया है, इस पर भी सराहा है। मैं अंत में एक ही बात कहता हूं कि आप जिन परिस्थिति में यहां आए तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर और पूरी आईटीवी नेटवर्क और हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय जी, आपके बहुत बहुत आभारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, 6 से ज्यादा प्रादेशिक चैनल्स और उसके साथ ही प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने कई सारे सफलतम प्रयोजनों की वजह से जिसका नाम खबरों की दुनिया में बड़ी ही शान से लिया जाता है, और तकरीबन कहा जाए तो आधे हिंदुस्तान में यानी कि 56 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों और दिमाग को जो प्रभावित कर चुका है वो है आईटीवी नेटवर्क। तो आइए चलते हैं, अब जानते हैं आईटीवी नेटवर्क के कुछ ऐसे ही सफलतम प्रयोजनों के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में। Can we have an AV, please? जब वक्त लिख रहा हो बदलाव की इबारत और लोग चाहते हो तथ्यों और तर्कों के जरिए समझना असल सच, तब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना वजह बनता है आईटीवी नेटवर्क के सबसे तेज बढ़ने की। आईटीवी देश का सबसे तेजी से उभरता न्यूज नेटवर्क। देश के सरोकारों पर जनता के नुमाइंदों से सुलगते सवाल, बिना किसी एजेंडे के देश के नाम चलाए गए बड़े अभियान, ताकि देश बना सके अपनी राय, जिसके बूते आईटीवी नेटवर्क कर रहा है 12 सालों से लगातार विस्तार। 12 न्यूज चैनल्स, 2 न्यूज़पेपर्स, 4 बड़ी वेबसाइट्स, 5 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। कॉमस्कोर डेटा में भी हमारी वेबसाइट inKhabar.com सबसे आगे। आईटीवी की पहचान बनाते हैं। इंडिया न्यूज देश का बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है, जिसने देश की हर छोटी बड़ी हलचल से आपको लगातार रखा खबरदार। बात 2019 में हुए पुलवामा अटैक की हो, इंडिया न्यूज ने निभाई अपनी पूरी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2019 में भी जनता का सही चुनाव रहा इंडिया न्यूज। खबरों में छुपा सच, आंकड़ों के आईने, तथ्यों की ताकत, अनुभवी विश्लेषण का विश्वास, सवाल करने का साहस और आपके मुद्दों से मतलब, इसी ने बनाया है इंडिया न्यूज को आपका अपना न्यूज चैनल। हम दिखाते हैं खबर और खबरों में छुपा सच, आपके मुद्दों पर सवाल करने का साहस। देखिए हर खबर की असली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज देश की धड़कन। इंडिया न्यूज देश की धड़कन। इंडिया न्यूज देश की धड़कन। देखिए खबर की असली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। देश की धड़कन, देश की धड़कन। क्षेत्रीय चैनल्स की दुनिया में भी इंडिया न्यूज का डंका बजता है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपका अपना चैनल, प्रदेश की हर खबर से कराए रूबरू। इंडिया न्यूज राजस्थान, प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, प्रदेश में 6 सालों से खबरों की दुनिया में अलग पहचान। इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश का नंबर 1 चैनल, जो प्रदेश के छोटे बड़े मुद्दों से रखता है आपको बाखबर। इंडिया न्यूज पंजाबी, इंडिया न्यूज गुजराती, इन राज्यों की खबरें अपनी भाषा में प्रसारित करता है, और महाराष्ट्र में भी आपकी आवाज बुलंद करने आ रहा है इंडिया न्यूज महाराष्ट्र। न्यूज़ एक्स खबरों के शोरगुल से दूर सटीक, साफ और सच को आपके सामने रखता है आईटीवी का अंग्रेजी न्यूज चैनल न्यूज़ एक्स, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान
सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाई। जहां कोई नहीं वहां पहुंचे हम। इसके अंतर्गत कन्नड़ में न्यूज एक्स कर्नाटका, ओडिशा में न्यूज एक्स ओ और गोवा में न्यूज एक्स स्टूडेंट की अपनी पहचान है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ITV का 4K टेक्नोलॉजी वाला चैनल डायल TV भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। संडे गार्डियन और आज समाज प्रिंट में ITV के सशक्त हस्ताक्षर हैं। संडे गार्डियन संडे का सबसे बेहतर अंग्रेजी अखबार है और आज समाज अपने पाठकों की एकमात्र पसंद। मिट्टी से निकलते फौलादी इरादे और उन्हीं फौलादी इरादों का मिट्टी से मैट तक का नाम है ITV की प्रो रेसलिंग लीग, जिसका नाम दुनिया में बाकी डेवलपमेंट, विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन ये वाटर डेफिसिट को अगर सरप्लस करे तो और विकास और अच्छी तरह से सस्टेनेबल विकास हम कर सके। गुजरात सबसे पहला सरप्लस इलेक्ट्रिक सिटी में भी सरप्लस स्टेट बना। अब हम चाहते हैं कि वाटर में भी सरप्लस बने और उस दृष्टि से पिछले 3 साल से ये मिशन गोल तरीके से गुजरात में पानी की समस्या से हम बाहर निकले। गुजरात में आवश्यक पूरा पानी का व्यवस्था हो, जल प्रबंधन अच्छी तरह से हो, उस दृष्टि से हमने जल संचय अभियान, जिसमें तालाब को गहरे करना, यहां 1.5 लाख से ज्यादा चेक डैम जो बने हैं उसकी सफाई करना, उसको भी गहरा बनाया, नदियों को पुनर्जीवित करना, यह भी काम चालू किया है। वाटर रिसोर्सेस बढ़ाना, उसमें हमने डिसैलिनेशन, भारत में चेन्नई में डिसैलिनेशन प्लांट है, इसके बाद गुजरात में हम 8 डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं। समंदर का खारा पानी को मीठा करते हुए उसका उपयोग हो, उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जो ड्रेनेज में हम पानी बहा देते हैं, हर रोज बड़े बड़े शहरों में काफी पानी वेस्ट होता है, तो उसको भी ट्रीट करते हुए प्राइमरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट उसको करना और उसके बाद उनका रीयूज। और हमने तय किया है कि 2022 तक जितने बड़े सिटी है उसमें से 70% ड्रेनेज वाटर हम रीयूज, रीट्रीट करेंगे। तो ये इस दृष्टि से हमने काफी काम किया है। वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए भी जमीन में पानी का स्तर बढ़े और जो पानी का स्तर नीचे चला गया है उसको फिर से ऊपर लाना, यह भी कर रहे हैं। और इस बार हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि जो नर्मदा डैम गुजरात का जीवा डोरी यानी कि लाइफलाइन, ये डैम पहली बार कंप्लीट होने के बाद फुल डैम भरने के लिए इस बार भी काफी बारिश भी हुई, पानी भी आ रहा है, हम उसको फुल डैम की कैपेसिटी में डैम भर रहे हैं। पहली बार 5 मिलियन एकड़ फीट वाटर यहां सरप्लस यानी कि स्टोरेज होगा। और वो हमने जो कैनाल नेटवर्क, पाइपलाइन नेटवर्क, उसके द्वारा गुजरात के 8000 गांव और 110 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में वो पानी हम पहुंचाते हैं। तो इसके आधार पर भी गुजरात पानीदार गुजरात बने, वाटर सरप्लस गुजरात बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मौका लेना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करने के लिए कि आप पानी को लेकर ऐसी सोच रख रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। ITV नेटवर्क ने अभी एक पानी जल शक्ति के लिए एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है आखिरी बूंद।
प्रधानमंत्री जी ने जल के ऊपर काफी जोर दिया है अपने पिछले मन की बात में और अपने कुछ कार्यक्रमों में। तो हम भी एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे सोशल स्टेक होल्डर की तरह अपना कार्य करना चाह रहे हैं। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि क्योंकि लोग कहते हैं कि पानी कल का तेल है, पानी कल का पेट्रोल है, और अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत ही अच्छी और बात है कि आप इसको इस दिशा में ले जा रहे हैं। पानी की बात करते हुए मुख्यमंत्री जी, हाल ही में फ्लड्स भी आए हैं गुजरात में, और क्योंकि पूरे भारत में आए हैं और गुजरात को भी इसका सामना करना पड़ा। इसको लेकर क्या दिक्कत और परिस्थितियां सामना करनी पड़ी गुजरात सरकार को, और क्या केंद्र से आपको इस विषय पर कोई मदद मिल रही है? जरूर, इस बार भी काफी बाढ़ आई हमारे यहां। सूरत, वलसाड़, नवसारी, बड़ौदा, उसमें काफी बाढ़ और पानी भी काफी आया। तो वैसे तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके माध्यम से हमने कंट्रोल रूम के आधार पर व्यवस्था ज्यादा यहां से गांधीनगर से सीनियर ऑफिसर को वहां भेजते हुए पूरी पानी में कोई कैजुअलिटी न हो, पानी से लोगों को तकलीफ न पड़े। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू काम भी बहुत अच्छी तरह से सेंट्रल ने भेजा था, और लास्ट में तो बाय एयरलिफ्टिंग पुणे से हमारे एनडीआरएफ के जवान को यहां एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट करते हुए उतारा था बड़ौदा में, और बहुत लोगों का रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ यानी कि स्टेट की जो भी हमारी पुलिस की जो दल है, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। पुलिस के लोगों ने भी बहुत सारे रेस्क्यू किए। तो उस दृष्टि से केंद्र की पूरी सहायता मिली। प्रधानमंत्री भी खुद, गृह मंत्री भी, अमित शाह जी भी डायरेक्ट संपर्क में थे। प्रधानमंत्री पूछा भी करते थे, क्या है, क्या स्थिति है, क्या चाहिए आपको, कुछ चिंता मत करना, केंद्र आपके साथ खड़ा है और जो सहायता चाहिए वो हम भेजेंगे। तो उन्होंने वायुदल, सेना, एनडीआरएफ सबको भेजा, और अभी भी बताया है कि जो नुकसानी हुई है उसका भी रिपोर्ट भेज दीजिए, जो केंद्र की ओर से जो नॉर्म्स है इसके आधार पर आपको फंड्स भी मिलेंगे, और फिर ये सब बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसको आप फिर से रिस्टोर कीजिए। रूपानी जी, रोजगार और आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के सामने काफी चुनौतियां हैं। व्यापारियों के लिए गुजरात एक गढ़ रहा है, आपका संपर्क भी सबके साथ बना रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि आज गुजरात में व्यापारियों की क्या स्थिति है, क्या हाल है? वैसे गुजराती खुद व्यापारी है, हमारे डीएनए में व्यापार है, और बरसों से हमारे गुजरातियों की साहसिकता, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके कारण दुनिया भर में व्यापार करने के लिए गुजराती हर देश में मिलेंगे आपको। मैं अभी रशिया गया था रिसेंटली, तो वहां जो फार ईस्ट रशिया है, यानी कि व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को से 9 घंटा तक बाय एयर होता है। तो वहां हमारे गुजरात के और हमारे सौराष्ट्र के एक विठल भाई वहां 18 साल से डायमंड की फैक्ट्री लगाई है उन्होंने, और वहां 450 गुजराती लोग डायमंड का वहां पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो हमारे गुजरात के डीएनए में व्यापार है अब, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी गुजरात के लोग हैं, तो उसकी पूरी चिंता, यानी कि व्यापार में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो बार बार चर्चा करते हुए अभी भी निर्मला जी गुजरात आई थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे गुजरात के व्यापारियों के साथ भी उन्होंने बाद में बैठक की कि क्या तकलीफें बताइए आप, तो उसकी चिंता करते हैं। लेकिन
व्यापार अब वैश्विक व्यापार बन गया है, यानी कि इतनी ओपन पॉलिसी हो गई है, तो नेचुरल कोर्स में तेजी मंदी सब कुछ होता ही रहता है, लेकिन उसमें भी हम किस तरीके से टिके एमएसएमई पर हमने काफी जोर दिया है। मीडियम स्मॉल एंड जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी पॉलिसी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है, और उनको इस कंपटीशन में सपोर्ट करें। मुझे खुशी है, अभी मोरबी के सब सैनिटरी वेयर्स के हमारे उद्योगपति लोग मिलने आए थे। पूरे दुनिया में चाइना को बीट कर दिया है, हर जगह चाइना डंपिंग करता है, चाइना के सामने टिक नहीं सकते, तो उसमें मोरबी ने चाइना में एक्सपोर्ट किया माल, और हमारा माल मोरबी का चाइना जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एमएसएमई है, बहुत बड़े नहीं है, फिर भी इस कंपटीशन में वो दुनिया के सामने एक चैलेंज स्वीकार करते हुए काम कर रहे हैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आपने अभी आपकी रूस की यात्रा की भी बात कही। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी अभी सूरत में हीरा इंडस्ट्री के 40,000 नौकरियां जाने की एक खबर आई है। आप जब रूस गए पीयूष गोयल जी के साथ, तब और भी मुख्यमंत्री थे, तो उस बारे में गुजरात सरकार ने भी कुछ करार किया है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हमने डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए वहां एमओयू किया है। पूरी दुनिया में डायमंड को पॉलिश डायमंड बनाना और फिर से ऑर्नामेंट के लिए उसको मार्केट में डालना, पूरी दुनिया का 90% से ज्यादा पॉलिश डायमंडिंग हम कर रहे हैं। सूरत कर रहा है, बॉम्बे कर रहा है, गुजराती लोग कर रहे हैं। तो गुजरात का ये एक बड़ा उद्योग का बेस बना है कि डायमंड पॉलिशिंग में गुजरात सबसे आगे है। पूरी दुनिया का 90% हम कर रहे हैं। तो अब सूरत में हम डायमंड बुश एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं। पूरी दुनिया का व्यापार एक ही सेंटर में हो, और वहां डायमंड के रफ, यानी कि जो माइंस में से डायमंड निकलते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके भी व्यापारी वहां बैठे, डायमंड के रफ खरीदना और उसको पॉलिश करना, वो सब भी वहां बैठे, पॉलिश डायमंड भी वहां से बिक्री हो, एक ही सेंटर पर एक बड़ा डायमंड बुश हम बना रहे हैं सूरत में। और आने वाले दिन में ये सूरत डायमंड की तरह पूरी दुनिया में चमकेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी उद्योग, ऊर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गुजरात का काफी महत्वपूर्ण योगदान विकसित है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति है। क्या आप कहना चाहेंगे? ये चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन सोशल सेक्टर में भी हमें काफी काम करना है। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्राइबल डेवलपमेंट है, ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी डेवलपमेंट के लिए सोशल सेक्टर में पूरा डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, बैलेंसिंग हो, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में हमने काफी चेंज लाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइमरी एजुकेशन में आने वाले 3 साल के बाद काफी उसमें बदलाव होगा, और हमारा प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से एडमिशन के लिए लोग धक्कामुक्की कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी 3 साल के बाद ये स्थिति बनेगी कि लोग यहां एडमिशन लेने के लिए आएंगे। उस दिशा में हम उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग, आधुनिकता, डिसिप्लिन, हर 6 मासिक एग्जाम, ईयरली एग्जाम, उसमें भी ग्रेडेशन, एक्रीडेशन स्कूल का भी, उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल में हम ये सिनेरियो को चेंज करेंगे। एक डेवलपमेंट मॉडल का जो मानदंड स्थापित किए मोदी जी ने यहां, एक एजुकेशन बारे में, आज से 20 साल पहले गुजरात में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटी थी,
अब 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बन गई और पर्टिकुलरली आज के समय में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले उस दृष्टि से यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन सेक्टरल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। जिस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पहली बनाई GTU, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, पूरे भारत में ये पहली यूनिवर्सिटी है और विदेश के लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं। हमने यहां पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई, हमने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, हमने यहां योगा यूनिवर्सिटी बनाई, रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई, अब हम रेलवे यूनिवर्सिटी, मरीन यूनिवर्सिटी, रेलवे इंजीनियरिंग पूरा दुनिया का एक अलग इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार करता हूं कि रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा में दी उन्होंने और अब बड़ौदा में हमने लास्ट कैबिनेट में जमीन अलॉट किया है, एक बड़ा भवन बनेगा, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है लेकिन एक उसका ढांचा बनने वाला है। तो ऐसी सेक्टरल यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे युवक युवतियां, हमारे स्टूडेंट्स वो भी स्टार्टअप करे, वो भी उसमें संशोधन करे, डॉक्टरेट करे, PhD करे। और इस बार हमने बजट में जो PhD कैंपस में फुल टाइम PhD कर रहे हैं, पहली बार 15,000 रुपया हर महीने उनको स्टाइपेंड हमने घोषणा की है और ये योजना हमने बनाई है। तो उस तरीके से अब संशोधन में ज्यादा से ज्यादा गुजरात आगे, हर महीने उनको स्टाइपेंड हमने घोषणा की है और ये योजना हमने बनाई है। तो उस तरीके से अब संशोधन में ज्यादा से ज्यादा गुजरात आगे बढ़े उस दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक गुजरात मॉडल बहुत बहुचर्चित रहा है हमेशा, सक्सेसफुल गुजरात मॉडल के तौर पर बाकी स्टेट्स के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को, 12 साल के कार्यकाल को एक गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। तो उसके बाद एक इस तरह की जो मानक जो एस्टैब्लिश हुए हैं उन तक लिव अप करना या उसको क्रॉस करना कितना मुश्किल है? पहले लगता था मुझे मुश्किल, लेकिन नरेंद्र भाई ने जिस तरीके से गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूट बनाया, पॉलिसी ग्रीवेंस स्टेट, और इंस्टीट्यूट के आधार पर ही काम आगे बढ़े, उस दिशा में उन्होंने जो सिस्टम बनाई, तो अब मुझे लगता है कि अब ये विक्रमादित्य का सिंहासन बन गया है, जो भी बैठे काम करे तो अच्छा ही होगा और सबके लिए कल्याण के लिए काम होगा। इससे सिस्टम बन गई है, तो अब टेंशन नहीं है। सिर्फ हमारी निष्ठा, ईमानदारी और उस दिशा में चलने का एक दृढ़ निश्चय, पॉलिटिकल विल के साथ अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नरेंद्र भाई ने जो स्टार्ट किया है वो और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, अभी कुछ अलग बात करते हैं, गवर्नेंस की तो बात की, आपकी राजकीय सफर के बारे में करते हैं। जब आपका वतन राजकोट रहा है, आप सबसे कम उम्र में कॉर्पोरेटर हो चुके थे, सबसे कम उम्र के युवा मेयर रह चुके हैं, और ऐसी जनता जनार्दन में आपके अंदर जो भी विश्वास रखा, वो क्या विशेषताएं रही कि युवा वय में आपको इतना आगे बढ़ाया? वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जब विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर था, और फॉर्चुनेटली कहे कि अनफॉर्चुनेटली कहे, उस वक्त नवनिर्माण आंदोलन हुआ, उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा उठा, आंदोलन चला, इमरजेंसी लगी, उस वक्त भी सबसे कम उम्र में डिटेन्यू में था, 18 साल मेरी उम्र थी और 1 साल जेल में रहा था उस वक्त। तो एक मौका मिला कि ये जो उस वक्त सिचुएशन थी, और हम सब उस वक्त के स्टूडेंट लीडर थे, तो मौका मिला था, तो जाहिर जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हम आ गए, और उस तब से काम शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि उसके कारण ही मौका मिला
और उस वक्त का पूरा वातावरण ऐसा ही था कि स्टूडेंट लीडर सब निकल पड़े थे। तो उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था और उस काम करते करते हम आगे आ गए। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत कम उम्र से बहुत यंग एज पे कई ऐसे पद पाए और काम किया, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा रहता है, लगता है, पर आपका व्यक्तित्व उनमें से एक नेताओं में से माना जाता है कि आप कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और ज्यादा कभी कंट्रोवर्सी में कभी रहे नहीं। किसी राजनीतिक जीवन में बड़े फैसले लेते हुए कंट्रोवर्सी से दूर रहने का क्या मंत्र है? किस तरीके से आप ये पा पाए हैं? नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी से डरता भी नहीं हूं, दूर भी नहीं रहता हूं, लेकिन संगठन ने जो सीखा है कि सबको साथ में लेते हुए निर्णय करना, कोई भी निर्णय कठिन निर्णय हो, कंट्रोवर्शियल निर्णय हो, तो सवाल इतना है कि सब मिलकर निर्णय करें। जो टीम, पार्टी की टीम हो, गवर्नमेंट की टीम हो, कोई भी टीम के साथ सामूहिक निर्णय करना, तो उससे कंट्रोवर्सी नहीं होती है। इसलिए अभी जो हमने 4 पिलर पर हम काम कर रहे हैं कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निर्णायकता यानी कि डिसिसिव गवर्नमेंट, सेंसिटिव एंड प्रोग्रेसिव। उसी तरीके से मैं जब कॉर्पोरेशन में था 3 बातें करता था कि विवाद नहीं संवाद। क्यों विवाद भाई? आफ्टर ऑल लोगों का काम करना है तो लोगों के साथ संवाद होना चाहिए और संवाद के आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो विवाद नहीं संवाद। जहां मानवी ત્યાં सुविधा, अंतिम मानवी तक सुविधा पहुंचे और लघुतम साधनों का महत्तम उपयोग किस तरीके से हम करें। हम तो डेवलप कंट्री नहीं है, फाइनेंशियल भी हमारी एक मजबूरी है कि पैसा गवर्नमेंट के पास, अमेरिका के जो बजट है बाकी लोगों के, हमारे पास इतना तो नहीं है। तो लघुतम साधन का महत्तम उपयोग कैसे हो, उस दिशा में काम करना। तो कंट्रोवर्सी से डरते नहीं है, कंट्रोवर्सी के कारण हम भागते भी नहीं है। बैठना है, निर्णय करना भी है और सोच समझकर सबको साथ में लेकर निर्णय करना है, तो कंट्रोवर्सी नहीं होती। क्योंकि आजकल मेरे कहने का कारण यह था कि एक निर्णायक दौर आया है पिछले कुछ सालों में, 5 सालों में, जहां पॉलिटिकल विल की वजह से जो फैसले नहीं लिए जाते थे राष्ट्रीय तौर पर या कहीं और पर, अब सरकार लेने लगी है और उसका एक मैसेज गया है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर से ऐसे स्ट्रांग फैसले लेना, और आसान नहीं होता, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ना, इसलिए हम स्ट्रांग डिसीजन लेते ही है, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होने देते हैं। लेकिन मक्कमता से लोगों की जो अपेक्षा, आकांक्षा, सपना जो है, उसमें जरूरी जो कुछ निर्णय करना है, करे से करे निर्णय करना है, तो हम करते हैं। एक और आगे की बात मैं करना चाहता हूं। आपातकाल के दौरान आप जेलवास में करीब 1.5 साल तक बंद रहे। सामान्य तौर पर लोग उसमें टूट जाते हैं मानसिक रूप से, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति या प्रेरणा रही जिसने आपको टूटने नहीं दिया? देखिए, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी। आज सुबह में अरुण जेटली जी के फ्यूनरल से मैं यहां आया हूं। हम लोग बात कर रहे थे, अरुण जी भी उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी चुनकर उन्होंने भी अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काफी काम उन्होंने किया। तो बात यह थी उस वक्त इमरजेंसी में कि कितने साल रहना पड़ेगा। 1 साल तो लकीली छूट गए हम, लेकिन उस वक्त हमारी मानसिकता बन गई थी कि ज्यादा समय रहना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में जिस तरीके से बाहर एक वातावरण बना था, पूरी डेमोक्रेसी क्लोज हो गई थी। तो 5 साल रहना ही पड़ेगा, ऐसा मानसिकता बना चुके थे हम लोग। और उस जेल में भी हम लोग दुनिया की अलग अलग क्रांति की पढ़ाई करते थे। तो कोई क्रांति ऐसी नहीं थी कि 15 साल, 20 साल, और नेल्सन मंडेला तो 24 साल जेल में रहे।
तो ये सब इतिहास है और ये भी तय था कि जेल से सीधा मेल होगा, क्योंकि शर्ममुखत्यार तानाशाह कभी भी लोग पसंद नहीं करते। जब भी फैसला होगा तो सत्ता में ही जाएंगे, और जनता सरकार बनी थी। खुद इंदिरा गांधी भी रायबरेली से हार गई, अमेठी से संजय गांधी भी हार गया था उस वक्त। तो ये सिचुएशन होती है। तो एक साल तो अच्छा हुआ कि हम एक साल में छूट गए। मुख्यमंत्री जी, आरएसएस ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है और वो राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर उनकी एक सोच हमेशा दृढ़ रही है। आप जुड़े रहे हैं आरएसएस से शुरुआत से। आपका क्या विचार है कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है और जिस तरीके से राष्ट्रवाद की फीलिंग पूरे कंट्री में आ रही है, खासकर चाहे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो या कोई भी चीजें जो हुई हो, आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ना है तो पहला राष्ट्रवाद की आवश्यकता है कि नेशन फर्स्ट। कम नसीब पिछले 50 साल में देश लास्ट में पहले मैं, फिर मेरी ज्ञाति, फिर मेरा गांव, और हम बढ़ते गए। जिस तरीके से भाषा के नाम पर अलगतावाद हो गया, ज्ञाति के नाम पर हो गया, रीजनल भी अलग अलग स्पिरिट हो गया, तो देश साइड में रह गया और बाकी सब बातें आगे आने लगी, और इसके कारण समस्या बढ़ती गई। देश पहला, बाद में हम। बिफोर इंडिपेंडेंट स्लोगन था कि देश के लिए मरना है, अब देश के लिए जीना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हम देश के लिए जिए। और नरेंद्र भाई ने भी अच्छी एक बहुत बात बताई थी कि गुजरात मारो आत्मा छे, भारत मारो परमात्मा छे। तो पूरा हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, और उस भाव से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की सभी चैलेंजेस हम स्वीकार करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके का आईटीवी नेटवर्क परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप समय निकाल के आए। सुनील जी, आपके सवाल। हाँ, मुझे एक दो पॉइंट आपसे पूछना है। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपकी सहजता, सरलता, काफी लोगों भी उसका अवलोकन करते हैं। तो एक मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठने के बाद भी ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इतने सहज रह सकते हो, सरल रह सकते हो? देखिए, पहले से ही काम करते करते ये एक दृढ़ मन में विश्वास बन गया है कि हम सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और मेरे एक बुजुर्ग नेता ने एक अच्छी बात कही थी कि बच्चे लोग, आपको कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी आपके सर पर न बैठे, उसका ख्याल रखना है। तो इसके कारण हम कुर्सी पर ही बैठते हैं, कुर्सी हमारे सर पर नहीं बैठती है। इसलिए सत्ता का मद, एरोगेंसी, ये छू नहीं सकती हमको। और हम जनता के प्रतिनिधि है, जनता के सुख के साथ सुख, दुख के साथ दुख, ये भाव निरंतर रहता। इसलिए एक कॉमन मैन के नाते सीएम, और ये हमारी व्यवस्था है कि जनप्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधि है, हम तो वंश परंपरागत तो नहीं है, तो इसलिए एरोगेंसी नहीं रखनी है। बहुत बड़ी बात कही आपने, कुर्सी पर मैं बैठता हूं, कुर्सी को मेरे पर बैठने दे, बहुत बड़ी बात कही है। एक बार तालियां सब लोग करते, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात कही है। रूपाणी जी, एक दो ही पॉइंट कहूंगा। एक संवेदनशीलता ऐसा मुद्दा है आपके निर्णयों में, हमने काफी एक बारीक नजर से भी देखा है। जब भी आपके प्रति, आपके सामने कोई दिव्यांग, गरीब, वंचित लोग की समस्या आती है तो आप भाव विभोर होकर आपका निर्णय भी ये संवेदनशीलता की झलक होती है। तो समाज में से ऐसी समस्या जब आती है तो आपके मन में क्या भाव पैदा होता है? उसमें भी
कि एक सामान्य परिवार से मैं आया हूं। कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि एक धनवान परिवार से हूं या मेरे पिताजी भी एक बड़े पद पर थे या नहीं है। तो मैं भी एक सामान्य परिवार से, तो मैंने बचपन से आज तक बहुत सारी बातें देखी है, सुनी है और लोगों के साथ मैं भी बड़ा हुआ हूं। तो लोगों की वेदना ये सहजता से समझ में आती है। और वो भी एक बुजुर्ग ने बताया था कि सामने वाले जो हमारे सामने बैठते हैं, यानी कि एप्लीकेंट अर्जदार, एक सेकंड आप अपने को वहां रखना है, तब उनकी वेदना क्या है आपको पता चलेगी और आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सकेंगे। अगर वो उस पार है, आप इस पार है, तो समझ में नहीं आएगा। आपको एक सेकंड उस पार जाना पड़ेगा और उस पार आप अपनी व्यक्तित्व को रखेंगे तो पता चलेगा कि वो उसका दुख क्या है, उसकी वेदना क्या है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उसको मदद करना। तो उसके कारण ये सब। मुख्यमंत्री जी, हमने 1000 दिन की पे चर्चा की। अगले 10 साल में गुजरात कहां होगा, आप कहां देखते हैं और कहां देखना चाहते हैं? देखिए, गुजरात ने हमेशा लीड ली है। गांधी जी, सरदार, उन्होंने स्वराज्य में लीड ली थी। वैसे भी हमारे सभी क्षेत्रों में गुजरातियों ने लीड ली है, फिर वो धीरूभाई अंबानी हो या डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, गुजरातियों ने। तो गुजरात की प्रतिष्ठा ये है, लोग गुजरात के सामने देखते हैं कि गुजरात क्या कर रहा है। तो उस दृष्टि से आने वाले दिन में पूरा हो गुजरातियों ने। तो गुजरात की प्रतिष्ठा ये है, लोग गुजरात के सामने देखते हैं कि गुजरात क्या कर रहा है। तो उस दृष्टि से आने वाले दिन में पूरा देश बदल रहा है और नरेंद्र भाई की जो उन्होंने घोषणा की है, नया भारत का निर्माण करना है, तो उस दिशा में गुजरात लीड लेंगे। गुजरात सबसे आगे होगा। हर कि 10 दिशाओं में, यानी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सभी क्षेत्र में गुजरात लीड लेंगे। और आने वाले 10 साल 15 साल में ये जो समय बदल रहा है भारत का, तो उसमें गुजरात की जिम्मेवारी बढ़ती है और हम गुजराती उसमें जरूर लीड लेंगे। और जो भारत की नया भारत का निर्माण, भारत भाग्य विधाता, इस स्थिति में हमें आगे बढ़ना है। इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम इस सफर में इंडिया न्यूज गुजरात, इंडिया न्यूज की तरफ से, पूरे ITV नेटवर्क परिवार की तरफ से आपके साथ एक सकारात्मक रूप में मीडिया की तरफ से आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि हम जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो खासकर पानी के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हम जहां पर आपका हाथ बटा सके या सहयोग कर सके, हम करना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ITV नेटवर्क ने प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि पानी को एक एक बूंद का सदुपयोग हो, पानी पारसमणि है, उस तरीके से उसका यूज करना है। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने अपील जो की है, आपने भी मीडिया के द्वारा उठाई है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, लोगों के साथ हर दम रहने वाले, लोगों के लिए हमेशा प्रगति की दिशाओं को दिखाने वाले और लोगों के द्वारा ही इस राज्य के सुशासन के लिए बार बार चुने जाने वाले। जैसे ही देश में लोकशाही पसंद है, इसी तरह से राज्य में लोकप्रिय है हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इन्होंने ये मूल्यवान समय हमें दिया है और इसीलिए इसकी स्मृति में एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ITV नेटवर्क के CMD मिस्टर कार्तिकेय शर्मा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री। ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज गुजरात।